हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये यूपी बोर्ड कक्षा 11 का भूगोल है, चैप्टर 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। तो बिना समय नष्ट किए चलिए मैं आपको क्वेश्चन सारे प्रोवाइड कराता हूँ और उनकी व्याख्या भी करके आपको समझाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, नदी अपरदन किसे कहते हैं? नदी, ये देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ बन गया। ये मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखा हूँ, उस क्वेश्चन में आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। अधिकतर आपके बड़े ही क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। तो नदी अपरदन किसे कहते हैं, पहले आप इतना समझिएगा, फिर इसके बाद आप समझेंगे नदी अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो नदी अपरदन किसे कहते हैं? देखिए, नदी अपरदन की महत्वपूर्ण कारक है। इसके साथ प्रवाहित बड़े बड़े शिलाखंड यंत्र की भांति कार्य करते हैं। इन्हीं की सहायता से नदियां अपरदन का कार्य करती हैं। नदी के अपरदन कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। नदी का अपरदन कार्य, परिवहन कार्य, निक्षेपण कार्य। तो आप समझे नदी अपरदन किसे कहते हैं? जब नदियों का जलधारा बहता है या नदियां जब बहती हैं तो उनके साथ बड़े बड़े शिलाखंड भी बहते हैं। तो उन्हीं के द्वारा जब शिलाखंड बहेंगे तो उनके साथ मिट्टी का टूट फूट होता रहता है, तो जिसके कारण नदी अपरदन होता है। देखिए, इसके साथ प्रवाहित बड़े बड़े शिलाखंड यंत्र की भांति कार्य करते हैं। इन्हीं की सहायता से नदियां अपरदन का कार्य करती हैं। वह मिट्टी का अपरदन भी हो सकता है, चट्टानों का अपरदन भी हो सकता है, पहाड़ों का भी अपरदन हो सकता है। यानी जिधर से नदी बहेगी और शिलाखंड यदि उसके साथ है तो इसी को हम नदी अपरदन कहते हैं। तो नदी की विभिन्न अवस्थाएं भी हैं। तो पहला अवस्था क्या है? नदी विभिन्न अवस्थाएं हैं। अभी मैं आपको 3 अवस्थाएं हैं इसकी, वो सभी बताऊंगा। पहले आप बेसिक चीज़ समझ लीजिए तो आपको वो आसानी से समझ में आएगा। तो अपने उद्भव स्थान से लेकर अंतिम छोर तक नदी अनेकों कार्य करती है। लेखनीय तथ्य यह है कि नदी का बहाव पहले से तेज, बाद में मध्यम, अंत में बहुत कम। इसके जल प्रवाह को निम्न भागों में बांटा गया है। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना है। जब नदी शुरुआत में चलती है तो उसका बहाव बहुत तेज होता है। कुछ दूर पे यानी मध्य भाग पर, मध्य दूरी पर उसका बहाव कम होता है। जब नदी समुद्र में मिलती है तो उसका बहाव बहुत ही कम हो जाता है, निम्न हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए नदी की विभिन्न अवस्थाएं। पहली अवस्था क्या है? युवा अवस्था। जब पर्वतीय भाग से नदियाँ चलती हैं तो उनकी गति बहुत तीव्र होती है, जिससे भी आकार की घाटी का निर्माण होता है और आगे बढ़ने पर कोई कठोर चट्टान आ जाती है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। नदियों के अपरदन कार्य से निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। यानी प्रौढ़ जब युवा अवस्था होती है तो उससे इतनी प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है: भी आकार की घाटी, जलगर्तिका, जलप्रपात, शिप्रिका, नदी वेदिका। तो देखिए, आप युवा अवस्था समझ गए होंगे किसे कहते हैं। जब नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो उनका तीव्र बहुत तेज होता है, जिससे भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। और जब कोई कठोर चट्टान आगे आ जाती है तो जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। तो युवा अवस्था आप समझ गए, इसे बहुत बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा। अब आपको मैं प्रौढ़ावस्था समझाता हूँ। नदियाँ जब पहाड़ों को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती हैं तो उनकी गति मंद पड़ जाती है और नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद जमते रहते हैं, जिससे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। इस अवस्था में नदियाँ जलोढ़ मिट्टी, प्राकृतिक जलोढ़ मैदान, बाढ़ प्राकृतिक मैदानों का निर्माण करती हैं। तो आप प्रौढ़ावस्था में समझिए, जब नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती हैं तो अपने साथ जो अवसाद लाती हैं उससे अवसादी मिट्टी का भी निर्माण होता है और प्रौढ़ावस्था में उनका गति जो है वो मंद हो जाता है। तो आप इतना अगर लिख देंगे तो आपको बेहतरीन नंबर मिल जाएगा। नदी की तीसरी अवस्था है वृद्धा अवस्था। इस अवस्था में नदी अपरदन का कार्य करना बंद कर देती हैं, केवल इसमें निक्षेपण का कार्य करती हैं। इस अवस्था में नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो पहली अवस्था में वो अपरदन का कार्य करती है, दूसरी अवस्था में भी अपरदन का कार्य करती है, लेकिन तीसरी अवस्था वृद्धावस्था में वह अपरदन का कार्य बंद करके डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है।
हिम नदी जो अपने भारत में ही है, हिम नदी के अपर्दन के कार्य का वर्णन कीजिए। अभी तो आप नदी अपर्दन पढ़ रहे थे, अब आप हिम नदी पढ़ेंगे। हिम मतलब बर्फ की नदियाँ। यहाँ पर आप देखिए, हिम नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों हिम नदियों द्वारा निर्मित कई प्रकार की हैं, यानी हिम नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कई प्रकार की हैं। पहली कौन सी है? अगर आप हिम नदी अपर्दन किसे कहते हैं तो मैं उसका परिभाषा बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। जब हिम नदी के द्वारा मिट्टी का टूट फूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे हिम नदी अपर्दन कहते हैं। तो हिम नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृत घाटी हैं, ये आपके छोटे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो हिम नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं वो लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या हिम नदी का आपका स्थलाकृत पूछ लीजिएगा या नदी अपर्दन की स्थलाकृत पूछ लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो पहली है यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, नुनाटक, फियोर्ड, वेटनास्टर झील, हिमोड़, हिमानी अवक्षेप मैदान और ड्रमलिन, सिंह या पुंज में शिलाएँ, सार्क या हिम गढ़वार। तो ये आपके हिम नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, इन्हें आपको याद करना है। इनका व्याख्या आपके बीए में सिलेबस में मिलता है। तो अब आप हिम नदी अपर्दन पढ़ लिए, अब आप पवन अपर्दन पढ़ेंगे। इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सबसे ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये आपके कंपटीशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पवन अपर्दन किसे कहते हैं पहले आप इतना समझेंगे, तथा पवन अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का नाम लिखिए और वर्णन कीजिए। तो आप पवन अपर्दन देखिए किसे कहते हैं। पवन के अपर्दन का कार्य द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। या पवन अपर्दन किसे कहते हैं, इसका आप परिभाषा लिख लीजिए। जब मिट्टी का टूट फूट कर जब वायु के द्वारा मिट्टी का टूट फूट कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही पवन अपर्दन कहलाता है। अब आप देखिए, पवन अपर्दन द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये स्थलाकृतियाँ अपने में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना लेती हैं, जिन्हें आपको लिखना अति आवश्यक है। पहला है इंसेलबर्ग, मरुस्थलों में शैलों के अपक्षय तथा मरुस्थल यानी जहाँ पर बालू पाए जाते हों मरुस्थल, मरुस्थलों में शैलों के अपक्षय तथा अपर्दन के कारण केवल शैलें आसानी से कटकर एक स्थान से, यहाँ पर कोमल होगा केवल नहीं, देखिए मरुस्थली शैलों के अपक्षय तथा अपर्दन के कारण कोमल शैलें आसानी से कटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, परंतु कठोर शैलें नहीं कट पाती हैं और ऊंचे टीले बन जाते हैं, जिसे हम इंसेलबर्ग कहते हैं। तो इंसेलबर्ग का चित्र मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये जब कोमल शैलें कट करके एक स्थान पर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं और कठोर शैलें अपने स्थान पर ही रह जाती हैं, तो एक ऊंचा टीला बन जाता है, जिसे इंसेलबर्ग कहते हैं। दूसरा का आप देखिए, छत्रक शिला किसे कहते हैं। मरुस्थली भागों में हवा के प्रहार से चट्टानों का निचले भाग का अधिक अपर्दन हो जाता है तथा ऊपरी भाग छतरी की तरह शेष दिखाई देता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। मरुस्थली भागों में हवा के प्रहार से यानी हवा का जब तेज बहाव होता है तो चट्टानों का निचला का भाग जो होता है वो उसका अपर्दन हो जाता है और ऊपरी भाग जो होता है वो बच जाता है, तो वो छाता के समान दिखाई देता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। आप इसका फिगर देख लीजिए, यानी अगर ऊपर का ये चट्टान है और नीचे ये वाली चट्टान, इसका अपर्दन हो जाए तो ये देखिए छाते की नुमा दिखाई देगी, इसी को छत्रक शिला कहते हैं। अब आप देखिए भू स्तंभ किसे कहते हैं। बहुत ही सरल मैं परिभाषा लिखा हूँ, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। जब असंगठित पदार्थों के ऊपर कहीं कठोर पदार्थों के चट्टानी टुकड़े होते हैं तथा हवा के प्रहार से निचली असंगठित पदार्थों की परत का अपर्दन होने लगता है, तो केवल उस कठोर चट्टानों के नीचे की असंगठित चट्टानें शेष रह जाती हैं, जिसे भू स्तंभ कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, एक जब देखिए कठोर पदार्थों के चट्टानी टुकड़े होते हैं, जब एक ऊपर जो होता है असंगठित यानी एक
एक बार फिर मैं पढ़ूं तो आपको अच्छा से समझा सकता हूं। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब एक चट्टान है, देखिए नीचे जब असंगठित पदार्थ है, नीचे ये मान लीजिए पन्ना है, ये इस पर ये पन्ना असंगठित पदार्थ है, इतना आप समझ लीजिए जो है आपका पूरा असंगठित पदार्थ है। अगर जितना मैं इतना लिखा हूँ इस पर कोई कठोर चीज़ चिपका दूँ, यानी इस पर कठोर चट्टान अगर मैं रख दूँ, समझने के लिए है, तो जब हवा का अपर्दन होगा तो कठोर चट्टान के नीचे वाला जो ये हिस्सा है असंगठित पदार्थ, ये इसका अपर्दन नहीं होगा, इसका अपर्दन हो जाएगा, नीचे का अपर्दन हो जाएगा, इधर का अपर्दन हो जाएगा, लेकिन इतना अपर्दन नहीं होगा। इसी को जो ये शेष भाग बचा रहेगा इसी को भू स्तंभ कहेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप पढ़िए जीवगेन किसे कहते हैं। मरुस्थलीय भागों में जहाँ चट्टानें क्षैतिज रूप में तथा कठोर एवं कोमल चट्टानों की परतें पाई जाती हैं, तो हवा के अपर्दन के द्वारा इनका आकार स्याही के दावात की तरह हो जाता है, स्याही की दावात की तरह हो जाता है। इस आकृति को ही जीवगेन कहते हैं। 5वां है यारडंग। जहाँ चट्टानें की कठोर तथा कोमल चट्टानें लंबवत रूप में मिलती हैं, तो हवा को कोमल चट्टानें भाग को अपर्दन तीव्र गति से कर देता है और कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती हैं, उसे यारडंग कहते हैं। यानी देखिए ये अगर आपका चट्टान है, अगर हवा का तीव्र प्रहार हुआ इस पर, तो जो मुलायम चट्टानें होती हैं उनका अपर्दन हो जाता है, तो कठोर चट्टानें लंबवत दिखाई देती हैं, जिसे हम यारडंग कहते हैं। पवन का निक्षेपण कार्य। पवन के निक्षेपण कार्य द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहला है बालुका स्तूप, बरखान, बालुका चादर, लोयस, उर्मिकाएँ, बालुका प्रवाह। ये आपको पूछेगा कि पवन निक्षेपण के द्वारा निम्नलिखित स्थलाकृतियों का नाम लिखिए। एक बार आप यारडंग को और अच्छे तरह से समझ लीजिए। जब जहाँ चट्टानों की कठोर तथा कोमल परतें लंबवत रूप में मिलती हैं, यानी इस रूप में लंबवत रूप में, तो हवा कोमल चट्टानों की भाग का अपर्दन तीव्र गति से कर देता है और कठोर चट्टानें खड़ी रह जाती हैं, इसे यारडंग कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए ये पेन है, ये कठोर चट्टान है, इसके आसपास बगल में जो है आपका कोमल चट्टानें हैं, इस साइड भी कोमल है, इस साइड, और यहाँ से हवा बहता हुआ आ रहा है, तो ये कोमल चट्टानों का अपर्दन कर देगा, ये नीचे गिर जाएंगी, तो ये कठोर चट्टान लंबवत खड़ी रहेगी, इसे को यारडंग कहते हैं। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरा वीडियो क्लास 11th का लेक्चर और नोट्स भी डाल दूँगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।